अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन हमको उम्मीद करते हैं कि ये नया दिन आपके लिए खुशियां लेके आएगा। कई दफ़ा हम जब ये बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जुमला थोड़ा रस्मी सा हो गया है, यानी नया दिन तो है, चले जी वही सुबह है, सूरज निकला है, काम पे वैसे ही जाना है, काम की वही डेडलाइंस हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप अपने अंदर शुक्रगुजारी, यानी ये जो हमारी नेमतें अल्लाह ताला ने जिस पे हमें नवाजा हुआ है, उसके लिए एक शुक्रगुजारी का जज्बा लेके आना चाहें तो वो कैसे होगा। बार बार हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि अगर हम एक ग्रैटिट्यूड के स्टेट ऑफ माइंड में रहें, अगर हम शुक्रगुजार रहें तो अल्लाह हमें और नवाजता है। क्योंकि अगर इतने इर्द गिर्द देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो हमें बिन मांगे मिली हुई हैं। हम जिस घर में रहते हैं, जो खाना खाते हैं, ये जो सांस लेते हैं, जो हमारी ज़िंदगी है, सेहत है, इसका अगर हम गिनना शुरू करें तो आप इसका शुमार भी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके बावजूद हम अपने जहनों में नेगेटिव थॉट्स को क्यों आने देते हैं। अगर किसी भी इंसान की ज़िंदगी को देखा जाए तो ये गलत नहीं होगा कहना कि उसकी 80 से 90% ख्वाहिशें पूरी होती हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप केयर फ्री हो जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, आला तालीम हासिल करें, अपने आप को इस्टेब्लिश करें, आपके लाइफ स्पैन में, यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी आपको ज़िंदगी दी है, ये सब कुछ होगा। लेकिन हमारा जहन कुछ ऐसा है कि जो चीज़ नहीं है हमारे पास, हम बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि ये कब मिलेगी, बजाय इसके कि वो जो बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं उसका शुक्र अदा करें। कहा यह भी जाता है कि क्या जॉयफुल होने से, यानी अगर आप खुश हैं तो उसके बाद आपके अंदर शुक्रगुजारी उजागर होती है, बल्कि असल फॉर्मूला ये है कि ये इसका उलट है। आप जितना शुक्र अदा करेंगे और जितना इन चीज़ों को, अपनी ब्लेसिंग्स, वाकई अपनी नेमतें गर्दानेंगे, उतना ही आप में खुशी, कंटेंटमेंट, जॉयफुलनेस ये बढ़ती चली जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि ये बहुत नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, देखिए किसी भी मसले के हल से पहले उसको मसला समझना ज़रूरी है, ये एहसास होना ज़रूरी है कि ये मेरा चैलेंज है और इसको मैं हल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आज हमने सोचा कि वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि उनकी साल 2019 की रेजोल्यूशन ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पॉजिटिविटी कल्टिवेट करना चाहते हैं, और या हो सकता है 2018 आपके लिए एक ऐसा धचका लेके आया हो कि आपको एहसास हुआ हो कि मेरे पास तो बहुत कुछ है जिसका मैंने कभी एहसास नहीं किया, शुक्र अदा नहीं किया। बहुत सारे लोगों का खुदा ना खासा हो सकता है रोज़गार छिन गया हो, अगर आपके वालिदैन आपके पास थे और हो सकता है वो अब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हों, तो आपको ये एहसास हो कि भाई वो कितना बड़ा खला है जो अब पूरा नहीं हो सकता, काश मैंने वक्त निकाला होता। तो ये तमाम जो काश, अगर, मगर आपकी ज़िंदगी में रिग्रेट्स की तरह आ रहे हैं, उसको आपने रिवर्स गियर लगाना है और आपने वाकई इस माइंडसेट में जाना है कि अपनी नेमतों को, इन ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग समझें, उनका शुक्र अदा करें। तो उसके लिए प्रो टिप्स क्या हो सकती है? अपने आप को फोकस्ड करना, एक अपने जहन में बाकायदा इसको कल्टिवेट करना, ये कैसे मुमकिन होगा? आज इस पे बात करेंगे। हमारी रेजोल्यूशन मेंटोर हमारे साथ होंगी। थोड़ी ही देर में वापस आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आज हम बात कर रहे हैं थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड के बारे में। ये लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं, हमें बार बार कहा जाता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड होगा तो उसमें कंटेंटमेंट, खुशी, एक पीस का एहसास ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यही चीज़ हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है, ख़ास तौर पर जब हम किसी मसले में घिरे हुए हों। उस वक्त उस मसले के अलावा कोई और नेमत, कोई और ब्लेसिंग नज़र नहीं आ रही होती। तो उस वक्त आप क्या करें? हमारे टिप्स देने के लिए हमारी जो रेजोल्यूशन मेंटोर है हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज है महक सुहेल। यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर। इसके अलावा वेब सीरीज़ पे ये अपना शो भी करती हैं। शी पिक्स अप वेरियस सोशल इशूज़। पढ़ाई के हिसाब से शी स्टडीज़ इकोनॉमिक्स, तो वो इकोनॉमिक सिचुएशंस पे और कंडीशंस के ऊपर भी उनके कई आर्टिकल्स आते हैं, उसको भी ज़ेर बहस लाती हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, महक, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताएं, थैंकफुलनेस आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अक्सर हम जब टिप्स दे रहे होते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है कि बड़ी बुकिश सी बात हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड कैसे कल्टिवेट करती हैं, तो आप क्या कहेंगे?
सबसे पहले हमें उन लोगों को देखना चाहिए जिनके पास हमसे कम है। आप अपनी बात करें, मुझे बताएं आप कैसे ज्यादा अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी लेके आती हैं? शुक्रगुजारी मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जितना किया मेरे रब ने मुझे उससे ज्यादा नवाजा है। और मैंने जहाँ तक अपनी जहाँ तक स्टडीज को देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मैंने जब अपनी स्टडीज कंप्लीट की और उसके बाद मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई तो जिस तरह लोग मुझे मिलते गए अल्लाह की तरफ से, जिस तरह माहौल बनता गया, जिस तरह कायनात नवाजती गई, तो मैं बहुत शुक्रगुजार समझती हूँ। खुदा से ये शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना नवाजा, तो शायद मैंने इतना सोचा भी नहीं था। अच्छा मुझे बताओ, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जब फेलियर्स आते हैं लाइफ में, अपसेट्स आते हैं, आपने एक प्लान बनाया, प्लान वैसे नहीं चला, तो एक मिनट के लिए इंसान को धचका लगता है और कुछ लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, अल्लाह मियाँ से शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि मैंने तो ये सोचा था, आपने सबको दिया है, मुझे नहीं दिया। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ख़वातीन औलाद की नेमत से महरूम हैं, तो जब अपने इर्द गिर्द देखती हैं उनके और लोगों के बच्चे होते हैं तो वो फील करती हैं कि भाई व्हाई नॉट मी। आप ऐसी सिचुएशन से अगर कभी गुजरे हो जब आपका प्लान फेल हो गया या आपको किसी चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है, आपको नहीं मिली, उस वक्त अपने आप को कैसे संभालती हो? देखिए, जब आपके प्लान्स चेंज होते हैं, प्लान्स तो लाइफ का हिस्सा है कि हम बनाते हैं और चेंज होते रहते हैं, ठीक है? हमारे गोल्स चेंज नहीं होने चाहिए। हमारा लाइफ का जो गोल होना है वो है सिर्फ खुश होना, हम हर हाल में खुश हों, और अल्लाह ताला खुश रहने वाले को, शुक्र अदा करने वाले को पसंद फरमाते हैं। जब मैं कोई गोल बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी स्टडीज़ जो है वो पहले मैंने बैचलर्स किया कॉमर्स में और फिर मैं मास्टर्स की तरफ आई, तो मेरा इरादा मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट में करने का था, लेकिन फिर मेरी नसीब, आपका नसीब आपको खुद लेकर जाता है। तो फिर ये हुआ कि मैं जर्नलिज्म की तरफ आई और इस तरह चीज़ें बनती चली गई। तो अगर हम एक मिनट के लिए अपने जहन में ये बात पूरे यकीन के साथ एक तरह से इंटरनलाइज कर लें कि जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरे बेनिफिट में हो रहा है, तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी खुद ब खुद आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लाइक मैं, पता है मैं कि कभी रिसेंटली आई वेंट टू अ कॉलेज, तो मैं यंगस्टर्स से इंटरेक्ट कर रही थी, उसमें से एक बच्ची ने कहा कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और मैं MBBS में एडमिशन लेना चाहती थी, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, अब मैं डेंटिस्ट बन रही हूँ, तो मुझे BDS में कभी ना कभी मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि काश मैंने मेडिकल साइंस यानी डायरेक्टली मुझे MBBS में मिल जाता। तो अगर आपसे वो यही सवाल करती तो आप उसको क्या कहती? देखिए, जिस तरह अल्लाह ने हमारा नसीब लिखा हुआ है ना, वो चीज़ हमें मिलनी है, ठीक है? हमें नहीं पता होता कि एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम अपने फ्यूचर को नहीं देख सकते। अगर हम ये देख सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या है और मुझे पता होता है कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है या जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस दौरान मुझे कितनी सारी चीज़ों को फेस करना है, और अगर मुझे ये पता चल जाता कि मुझे इन स्टेप पे अपना कदम रख कर आगे बढ़ना है, तो वहाँ शायद मेरे कदम डगमगा जाते हैं। मैं डरती कि इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे फोकस करूँगी, कैसे फेस करूँगी, उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अगर मुझे पता हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अक्सर उन लोगों को देखती हूँ जो खुदा ना खासा टर्मिनली इल होते हैं, यानी ऐसा मर्ज जो ला इलाज स्टेज पे पहुँच जाता है और डॉक्टर्स गिव अप कर देते हैं, वो कहते हैं बस जी आपके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड है। वो वक्त गुजारना कितना मुश्किल होता है। यानी अगर ये पता हो कि आपकी ज़िंदगी का सिर्फ 1 महीना या 2 महीना रह गया है, तो फिर आपको हर लम्हा कीमती लगने लगता है। मैं आपको बताऊँ, एक रिसेंटली आई वेंट टू दिस मैं, बल्कि आपने भी देखा होगा, मास्टर शेफ अमेरिका में दिस गर्ल हु वॉन द टाइटल, और उसके बाद उसको ब्रेन कैंसर, एक ट्यूमर हो गया और उनको कहा कि बस तुम्हारे पास ज़िंदगी का 1 साल है ज़िंदा रहने के लिए। तो शी वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग जो वो हमेशा करना चाहती थी, एंड शी केम ऑन दिस वन शो एलन डिजेनेरेस के, और एलन ने उसको शो में कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी वैसे जी रही हो जैसे हम सबको जीनी चाहिए। यानी हमें क्या पता कि हमारा कौन सा लम्हा आखिरी हो। मुझे ये बताओ महक कि कभी लाइफ में ऐसा हुआ हो कि शुक्रगुजारी का अंसर है, आप अपने से कम लोगों को भी देख रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक गिरा सी लगी हुई, एक ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही है, और अक्सर लोगों के साथ वही एक नॉट होती है ना? जी बिल्कुल। तो उस नॉट को कैसे खोला जाए तुम्हारे ओपिनियन में? देखिए, मेरे ख्याल में ये कि आपको हर कुछ जो है वो एक प्लेट में मिल नहीं सकता, आपको सब कुछ जो है वो खुद करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने आपका नसीब, कहते हैं सब कि अल्लाह ताला ने आपका नसीब लिख दिया है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप अपना नसीब खुद बनाते हैं। अल्लाह ताला ने कुछ मामलात में आपको नहीं लगता कि जैसे कहते हैं कि यार ये तो मेरे बस में नहीं है, तो अब अल्लाह पे छोड़ दो, लेकिन वो जो होता है ना कि किसी ने मुझे बड़े अच्छा एक कोट फॉरवर्ड किया था कि सब्र करने में और सब्र आने में एक वक्फा होता है बीच में, वो बड़ा मुश्किल वक्फा होता है, उस वक्फे को कैसे गुजारें? देखिए, जब आपका कोई अपना गुजर जाता है ना इस दुनिया से, तो फिर आपको रहते रहते सब्र आता है, अचानक से सब्र नहीं आ जाता। इसी तरह अगर आप कुछ पाना चाहते हो और आप उससे पा नहीं पाते, आप
एट दी एंड पॉइंट आकर आप उसे खो देते हो या आपको वो नसीब नहीं होता, देन उस पॉइंट पे आपको आपका दिल जो है वो थोड़ा शिकस्त हो जाता है कि मैं अब क्या करूँ, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप ट्रस्ट करें, आप खुद पे बिलीव रखें कि वही पॉइंट आपका टर्निंग पॉइंट होगा। आप देखें कि आपने अपने बैक पे कितनी मेहनत करी है, तो वो सारी मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो फिर अपनी जिंदगी का, लोग बहुत जल्दी ये करते हैं कि अपनी जिंदगी से हार जाते हैं कि नहीं तो ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और भी नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। ब्रेक में महक ने बहुत अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा कि देखें अक्सर जब आप अपने से जिनके पास कम चीज़ें उनको देखें तो आपको ठीक है एहसास होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप खुद ब्रोकन फील कर रहे हैं तो आप उनको देखें जो आपको आइडियलाइज करते हैं। यानी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो दूसरे देख के कहते होंगे कि काश मेरे पास ये चीज़ होती, राइट। तो वो एक जो लाइफ ऑफ पर्पस है, और हमेशा अगर आपने शुक्रगुजारी के एलिमेंट में रहना है ना तो अपने आप को गिवर तस्वर करें। आप जब लोगों से वो कहते हैं ना, पुरानी सेइंग है, जो मांगता है ना वो मांगता ही रह जाता है हमेशा। तो देने वालों में अल्लाह ताला हम सबको रखे। लेकिन ये जो देना होता है महक, कुछ लोग कभी कभार अपना सेल्फ एस्टीम, अपना एतमाद इतना खो बैठते हैं कि उनको लगता है कि भाई मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तभी वो एक डिप्रेशन में जाते हैं ना। अपने आप में ये एहसास कैसे जगाया जाए कि मेरे पास कुछ वैल्यूबल है जो मैं दूसरे को दूं तो उसकी भी ज़िंदगी संवर सकती है। देखिए, आप पैसे की फॉर्म में, आप किसी भी चीज़ की मदद की फॉर्म में किसी भी इंसान को कुछ नहीं दे, सिर्फ यही कुछ नहीं होता कि आप किसी को दे सकें। आप किसी को मोटिवेशन दे सकते हैं, आप किसी को खुशी दे सकते हैं अपने अल्फाज से भी। अगर आप किसी की ताज़ियत करने को जाएं और या उसे गले लगा लें या उससे दो मीठे बोल बोल लें, तो वो आपकी सिर्फ आपकी बात से कितना मुतासर हो जाता है, या उसका थोड़ा जो डिप्रेशन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि आप अपने अल्फाज से जो है उनकी दिलजोई कर रहे हो, आप उनके समझा रहे होते हैं कि देखें आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, हम बांट रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि कभी कभी जो है वो दिल छोटा हो जाता है कि नहीं ये ऐसा हो गया, आप क्या करें। अगर मैं व्यूअर्स को समझाने के लिए इसके लिए एक ऐसी मिसाल इस्तेमाल करूं कि सोचें आपकी ज़िंदगी और ये कायनात एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है। कभी कभार जब हम छोटा फील कर रहे होते हैं या कस्ता फील कर रहे होते तो हम ऐसा लगता है हम छोटा सा कोई पुर्जा है जिसका होना ना होना फायदा नहीं देता। लेकिन आप सोचें एक बहुत बड़ी गाड़ी जिसका इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हर नट बोल्ट बहुत मायने रखता है। अगर एक भी नट बोल्ट आगे पीछे हो जाए तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी रुक भी सकती है। इसी तरह अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप अभी मिसाल के तौर पे अपनी टीम में या अपने यानी बहुत छोटे ओहदे पे फायज हैं, या आप एक कोई छोटी सी शॉप चलाते हैं, आप सोचें कि आपका पर्पस कितना है। सुबह अगर लोग आपकी दुकान पे रुक के नाश्ता करते हैं तो उनका दिन उससे स्टार्ट हो रहा है। सो हैव दैट पर्पस इन लाइफ, राइट। ऑब्वियसली। और आप अपनी फैमिली के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उनका, आप हर कोई बंदा अपनी फैमिली का एक पार्ट होता है। आप ये देखिए, आप अपने पेरेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है आप अपने पेरेंट्स को करके दें। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का लाइफ पार्टनर जो है वो डिवोर्स हो जाए या इस तरह का कुछ हो जाता है तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बस अब तो लाइफ खत्म। आपके पीछे पूरी बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली। आप क्यों ऐसा करते हैं? आपने एक छोटी सी बात कही कि अगर किसी की औलाद नहीं होती तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इस पे एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप उन लोगों को देखें जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, या जो पूरी ज़िंदगी इन्होंने इस इंतज़ार में गुजार दी कि उनके लिए उनका कोई लाइफ पार्टनर आएगा। लेकिन आपके पास आपका लाइफ पार्टनर है, आप उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। आप उस तरफ दूसरी तरफ भी मुझे किसी ने एक किस्सा बताया था कि somebody was struggling for 10 years to have a child, और उसके बाद जब उनको औलाद की नेमत से अल्लाह ने नवाजा तो द चाइल्ड हैड फिजिकल चैलेंजेस, यानी बीमारियां थी। तो आप ये भी देखें कि वो पेरेंट्स, अल्लाह ताला आपकी इस्तिताअत के मुताबिक ही आप पे बोझ डालता है, अगर सुनता है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच महक फॉर बीइंग हियर विद अस एंड फॉर गिविंग दीज वंडरफुल टिप्स। आई थिंक हम सबको ये डोज, ये रिमाइंडर ज़रूरी होता है। ये बातें अगर हमें पता भी हों तो कोई अगर दोहरा दे तो आपका दिन इंस्पायर हो जाता है। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ मोटिवेशन एंड एन इंस्पिरेशन टुडे, और इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और आप जब तक एक लिस्ट बनाएं कि आप जिंदगी में किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। I'll be right back right after this break.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आज वी हैव द इंटायर थीम जो हमने जिसकी शुरुआत की ग्रैटिट्यूड के हवाले से। इसमें बहुत सारे एरियाज़ हैं जो हम चाहते हैं समझना और उनके बारे में सुनते भी बहुत कुछ हैं, सेइंग्स भी हमारे पास आती हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार हमारे दिल तक नहीं उतरती बात, हमें वाकई वो समझ नहीं आती। तो वो गैप हम आज पुर करने की कोशिश करेंगे एंड देयर इज़ नथिंग बेटर देन स्टोरी टेलिंग। कई दफ़ा कहा जाता है ना, मैं हमेशा मेरी कोशिश भी यही होती है कि जब हमारे गेस्ट्स आएँ तो वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी कहानी आपसे शेयर करें, क्योंकि ज़बानी तज्ज़िया तो हम सब कर देते हैं, अच्छी बातें, अच्छी सलाह दे देते हैं, और कई लोग ये समझते हैं कि जी सलाह देना दुनिया का सबसे आसान काम है, मुफ्त सलाह बड़ी आराम से मिल जाती है, लेकिन अपनी कहानी बहुत कम लोग शेयर करते हैं। आज आपके सामने हम ऐसे ही एक कहानियों का सिलसिला लेके आ रहे हैं जो बहुत जल्द आप आज एंटरटेनमेंट पे देखेंगे। इस सिलसिले का नाम है जी तेरा शुक्रिया, यानी ये इसकी पहली किस्त आप शायद देख चुके हैं, ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तेरा शुक्रिया, अगेन शुक्र की बात आती है, ये कैसे मुमकिन है और लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या कुछ घटता है, कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें शुक्र तो दूर सब्र करना मुश्किल होता है। और ये मैं अक्सर बात तब भी कहती हूँ व्हेनेवर आई डिड अ प्रोग्राम अबाउट पाक फ़ौज के शोहदा, यानी ऐसे मकामात पे उनकी फैमिली शहीदों की सब्र करती है, शुक्र करती है जहाँ पे सब्र करना मुश्किल होता है, यानी जब आपके घर से कोई चला जाए। सो दीज आर स्टोरीज़ वेयर पीपल आर शेयरिंग देयर लाइफ हिस्ट्रीज़ विद यू, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया, और शायद आपके दिलों में भी वो कल्टिवेट हो जाए कि हाँ जी ये मुमकिन है, मुश्किल ज़रूर है लेकिन मुमकिन है। आइए इस हवाले से बात करते हैं, आपको इस पैनल से इंट्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट के पीछे जो ड्रीम टीम रही, जिनका सबका एक ही एम था, सबने मिलकर इसमें हिस्सा डाला और किस तरह ये कंसेप्चुलाइज होकर आपके सामने स्क्रीन्स पर पहुंचा, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है आमिर मस्कतिया, यू द CEO ऑफ ओलिविया। ओलिविया इज़ द ब्रांड बिहाइंड दिस सीरीज़, और ओलिविया की हमेशा से ब्रांड स्टोरी शुक्रिया के हवाले से रही है, तो उनसे भी जानेंगे कि ब्रांड स्टोरी है क्या। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं उज़मा सुल्तान, एंड वन ऑफ द स्टोरीज दैट यू हैव सीन इन दिस सीरीज इज़ उज़मा स्टोरी, और वो कितना एक ऐसा पीरियड, एक लाइफ का एक ऐसा हिस्सा जिसमें अगेन शुक्र उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे कल्टिवेट किया, इनकी आप बीती से हम जानेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सोहेल अशरफ खान साहब जो कि इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर हैं। थैंक यू सोहेल एंड उज़मा एंड आमिर फॉर बीइंग हियर। आमिर, अगर आपसे ये गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, What is the brand story for Olivia? क्योंकि ओलिविया की टैग लाइन ही हमेशा रही है ओलिविया शुक्रिया, तो हम समझते रहे कि जी जो वैल्यू ऐड करता है आपका प्रोडक्ट शायद ये उसका शुक्रिया है। Is it more to that or what is it? जी, this is actually a journey of 2 generations, I would say. ये कंपनी ओलिविया फॉर्म की मेरे ताया ने, जो सब छोड़ छाड़ के, he was a practicing chartered accountant in America and he was doing really well. And unfortunately 1977 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के he came back to his family, और जो फैमिली वैल्यूज़ जो मेरी दादी ने इनकलकेट की थी, they were still resonating with him। और उन्होंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि मेरा करियर है या मेरा क्या होगा या मेरी पर्सनल फैमिली का क्या होगा। उन्होंने कुछ सोचे बगैर वो सब छोड़ छाड़ के इधर आ गए। उस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कुछ था नहीं। उन्होंने बहुत जिद्दोजहद के बाद फाइनली एक कॉस्मेटिक कंपनी लॉन्च की ओलिविया के नाम से, और उनका हमेशा ये एक अहद था कि हम अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतों से नवाजा है और हम किस तरीके से उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। तो चूँकि वो अपनी कौम का, अपने लोगों का जिन्होंने हमारी हिमायत की, हमें सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया किसी तरीके से कहना चाहते थे। तो उन्होंने कहा बेटा जैसे हम दुआ करते हैं या कुछ बोलते हैं तो ओलिविया के साथ शुक्र का एलिमेंट होना चाहिए, लिहाजा ओलिविया शुक्रिया वहाँ से इस्टेब्लिश हुआ। बहुत ही एक हम्बल बिगनिंग से भी अगर शुरुआत की जाती है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरों के महल देख के अपनी झोपड़ी को बुरा भला ना कहें। वो जो एक हम्बल बिगनिंग होती है, अगर उसकी जड़ों में, उसकी रूट्स में ही शुक्रगुजारी है और अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है कि भाई सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, और एटलीस्ट दोबारा हमें एक रास्ता दिखाया, एक शुरुआत दी, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट ब्रांड स्टोरी। तो आमिर, इस सफ़र में क्या क्या कुछ
कुछ घटा, यानी आई एम श्योर जिस तरह हम सबसे कहते हैं कि कहानी में ट्विस्ट तो होता है, आई एम श्योर दैट देयर वर पिट्स एंड फॉल्स एज वेल एंड फेलियर्स एंड अपसेट्स व्हेन प्लान्स डिडंट गो योर वे, तो उस वक्त कैसे बाउंस बैक करते हैं? तो शुक्रिया जो सीरीज़ जो हमने बनाई, तेरा शुक्रिया सीरीज़, उसका जो एसेंस है और वो कहाँ से वो इंस्पिरेशन आई उसके बारे में मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि जब मैं आया पाकिस्तान लंदन से पढ़ के 1997 में, तो वालिद साहब ऑलरेडी कुछ चैरिटी वर्क्स में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने मुझे उन चैरिटी वर्क्स में लगा दिया। तो एज़ यू नो कि हम जैसे लोग अगर जब आते हैं और अगर आपसे कहा जाए कि आप संडे के दिन अपना सैक्रिफाइस करें और सुबह 7-8 बजे कोई आ जाए काम के लिए, तो नेचुरल रिएक्शन होता है हो बाप ने उठा दिया, क्या ज़रूरत है, तो यानी वो आलम था। वहाँ पर मुझे एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट कुछ इस तरह मिला कि एक खातून आई जिन्होंने कहा कि वो अपने एक बेटे को लेके आई थी और वो चाहती थी कि हम उस बेटे को देखें और उसका ऑपरेशन हो जाए। तो हालांकि हम कुछ चैरिटी उनको वहाँ देते थे, बट जब मैंने उस बच्चे को देखा तो वो आई थिंक माजूर था, वो चल नहीं सकता था, तो उसके जो पाँव थे वो इन्वर्टेड थे, इंटरट्वाइंड थे। तो हमने उसकी फिजियोथेरेपी करवाई एंड जब मैं नेक्स्ट टाइम जब वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि वो बच्चा भागता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे गले लगा लिया। और वो एक ऐसा मोमेंट था कि जय आई कुडंट होल्ड बैक द टीयर्स, यानी कि वो इतनी मुझे खुशी मिली और ये एहसास हुआ कि आई थिंक उस बच्चे का जो फिजियोथेरेपी थी वो 17,500 रुपये कॉस्ट किए गए। और एकदम से मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि हम लोग दावतें करते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, वो 17,500 रुपये की क्या अहमियत हमारी ज़िंदगी में होती है। उस वक्त मुझे पैसे की सही कदर मालूम हुई और शुक्र क्या होता है कि जब आपने किसी की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट किया बग़ैर किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के, यानी कि उस बच्चे से मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं था और आपने बग़ैर कोई एक्सपेक्टेशन के अगर आपने किसी के लिए कुछ कर दिया और उससे अगर आपको खुशी मिलती है, रूहानी खुशी मिलती है, तो मैं समझता हूँ उस खुशी से ज़्यादा और कोई खुशी आपको हासिल ही नहीं हो सकती है। इस सेंस ऑफ पर्पस क्या कहेंगे आमिर के, अगर इस खुशी को लोग डिफ़ाइन करना चाहें, कुछ लोग इसके अंदर भी खुदा ना खासा एक ईगो का आंसर ले आता है कि भाई देखो आई एम डूइंग दिस, लेकिन शुक्रगुजारी के लिए क्या ये ज़रूरी है कि आप ये अंडरस्टैंडिंग भी रखें कि यूनिवर्स हैज़ जस्ट placed you in a place जहाँ आप enabled हैं दूसरों की मदद करने के लिए, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। Exactly, that is what I was trying to come to। ये थोड़ा सा जैसा आपने पहले डिस्कशन में थोड़ी सी वो रिलीजियस हो जाएगी, बट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में है कि जब वो जिस आलम में थे, जब वो आए उनके पास कुछ नहीं था, वो जब उन्होंने पहली दफ़ा माइग्रेट किया और वो मदियान में जब पहुँचे तो ना उनके पास खाना, कपड़े जो उन्होंने पहने थे वही थे, भूख में ना कोई शेल्टर, कुछ नहीं। और जब उन्होंने वो ट्री के नीचे बैठ के जब दुआ मांगी, उन्होंने ये दुआ जब मांगी, जब उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मुझे खाना दे दे, मुझे पानी दे दे, मुझे रिहाइश दे दे, उन्होंने कहा जो तू मुझे दे या ना दे उसके लिए आई एम एवर सो ग्रेटफुल। तो यानी कि आपको और क्या अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ताला, और उन्होंने शुक्रिया इसलिए उनका अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको एक वसीला बनाया कि वो किसी की मदद करें, जो औरतें वहाँ पे थी। तो आई थिंक कि जो आपने वो बात की कि उसमें अगर मैंने ये समझा कि अगर हम ग्रैटिट्यूड या शुक्र हर चीज़ में अगर दिखाते हैं कि चाहे मुश्किलात हो या आसानी हो, लेकिन अगर मुश्किलात भी अगर हो और उस मुश्किलात में आपने अगर किसी की मदद कर दी या अगर आपको कोई ऐसी सेंस या कुछ समझ आ जाए तो उसके लिए आप अल्लाह को शुक्र करते हैं। इसको अगर हम थोड़ा और आसान बना दें कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला कहता है कि जी अगर हम ना चाहें तो तुम सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपने किसी को अपनी अच्छी बात से, अपने एहसास से, अपने वसाइल से किसी की मदद की है तो इसमें आपका कोई कारनामा नहीं है। अल्लाह ताला इसमें भी शुक्र अदा करना चाहिए कि एक तो अल्लाह ताला ने आपको वो वसाइल दिए और वो अच्छी थॉट आपके दिल में डाली कि आप किसी के काम आ सकते हैं। उसमें गुफ्तगू आपके पास भी लेके जाना चाहूँगी क्योंकि इस सीरीज़ में आपकी कहानी भी डिपिक्ट हुई है, तो वो क्योंकि ऑलरेडी एयर हो चुकी है तो आपकी कहानी, एक तो सब जिन नाज़रीन ने वो आपका एपिसोड नहीं देखा थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ दैट स्टोरी जो इस सीरीज़ में आपकी कल्टिवेट की गई है। दिस सीरीज़ में जो मेरी एपिसोड है, इट्स कॉल्ड कुन फयाकुन। कुन फयाकुन, यस, एंड दैट्स वेयर माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम। आई लॉस्ट माय सन 5 years ago, और 5 साल पहले जब दिस हैपेंड
to me, तो मुझे like so many other people in the world, I didn't know what to do with myself. और मुझे ये समझ ही नहीं थी कि मैं अपने साथ क्या करूं, मैं अपने घर वालों को कैसे हेल्प करूं, और मैं अपनी ज़िंदगी अब आगे कैसे काटूं। और कुन फयाकुन जो ये दुआ थी हमेशा मेरे दिल में, फॉर व्हाट रीज़न मुझे नहीं पता, इसकी समझ नहीं थी मुझे, तो वो मैंने अपने बेटे की कब्र पे लिखवाई। और 2 साल वो मैं देखती रही और पढ़ती रही और सोचती रही, और एज आई इवॉल्व, और जिस तरह मैंने एक्चुअली माई जर्नी स्टार्टेड विद फाइंडिंग हिम कि वो कहाँ है, वो जब इस बॉडी में नहीं है तो वो कहाँ है। और एज आई इवॉल्व, और जैसे मैंने एक्चुअली 1 साल पहले कुरान को डिटेल में समझने की कोशिश की, जन्नत क्या है, ज़िंदगी और मौत क्या है, मौत के बाद क्या होता है, सो आई स्टार्टेड इवॉल्विंग, और फिर कुन फयाकुन अनफोल्डेड ऑन मी। तो ये जो आप दुआ का हवाला दे रही हैं, जिसका लफ्जी मतलब अगर निकाला जाए, ट्रांसलिट्रेशन अगर देखी जाए, और कहा और हो गया, यू नो, एंड ही सेज एंड इट इज डन, आपके लिए इसका क्या मतलब है? मेरे लिए इसका ये मतलब है कि अगर हर इंसान इन अ स्टेट ऑफ बी अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो शुक्र और ग्रेटफुलनेस के अलावा वो और कुछ करेगा नहीं, और वो अनकॉन्शियसनेस इनटू कॉन्शियसनेस आ जाएगा। सो व्हेन यू आर सरेंडर टू द मोमेंट, फिर आपका दिमाग जो होता है ना उसका चैटर बंद हो जाता है, आप अपने रूह के साथ कनेक्ट करते हैं। जब आप अपने रूह के साथ कनेक्ट करते हैं ना तो फिर कोई बुरा वक्त इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि आपको ये समझ आ जाती है कि इस बुरे वक्त में आपने कुछ सीखना है और कहीं जाना है, और यही आपका स्टेपिंग स्टोन है जो आपको जगह ऊंची ऊंची जगहों पे पहुंचाएगा। जैसे हम आमतौर पर बार बार कहते हैं ना, बी इन द मोमेंट। कभी आपने सोचा है कि जब आपके जहन में चक 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 चल रही होती है, तो या तो फ्यूचर की चक चक होती है कि भाई आने वाले दिन में पता नहीं क्या होने वाला है, कल मेरे पास पैसे हो ना हो, कल मेरी शादी हो ना हो, मेरे कल बच्चों का क्या होगा, या इस मकान का किराया कल देना है तो कल क्या होगा, आने वाले कल की तकलीफ। और या तो फिर आप माजी की तकलीफ को बार बार अपने लिए दोहरा रहे होते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात की, बिकॉज दिस इज माई सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने कहा कि अच्छी और बुरी मेमोरी कुछ नहीं होता, अब मेमोरी इज ओनली अ प्रैक्टिस मेमोरी। आप जिस चीज़ को जैसे याद करते हैं वो वैसी ही चीज़ आपके लिए बन जाती है। अगर आप उसकी बार बार तकलीफ को याद करेंगे तो वो तकलीफ बन जाएगी। लेकिन आप अक्सर बड़े कामयाब लोगों को देखें जिनकी हम्बल बिगनिंग्स होती हैं, वो अपने उस वक्त को भी बड़े मज़ाहिया अंदाज में बड़े मज़े से बताते, यार उस वक्त बस इतने से पैसे होते थे, बस चाय पी लेते थे, या कभी कभार जो ना दोस्त यार बहुत कोई महंगी आउटिंग नहीं करते थे, हम ऐसे ही सिंपल टाइम्स में रहते थे। सो इफ यू कैन फॉरगो द पास्ट एंड द फ्यूचर एंड बी इन द मोमेंट, तो जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी में शुक्र के अलावा कुछ और नहीं रह जाता। लेकिन सुहेल साहब, क्योंकि आप प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर के लिए शुक्र करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो आबिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, आपने सबने मौका दिया। आप बताइए कि आपके लिए कौन से सब्र आजमा मौके गुजरे इस पूरी जर्नी में, जहां आपने कहा कि बस मेरा ही दिल जानता है मैंने शुक्र कैसे किया है? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब इस प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हमारी हो रही थी, हाँ जी, तो बेसिकली जब भी आप किसी प्रोडक्शन में जाते हैं ना, तो उसकी 2 एलिमेंट्स होते हैं, या तो उसमें एक ब्रांडिंग पार्ट होता है या उसके अंदर एक कमर्शियल वैल्यू होती है उसकी। सही। अच्छा, ये अनोखा प्रोजेक्ट ऐसा था जिसके अंदर ना कोई ब्रांडिंग पार्ट है इसमें, ना इसमें कोई इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू है। तो इसका जो मेन चीज़ जो सबसे सब्र आजमा वाली चीज़ थी वो ये कि इसकी प्रोडक्शन को डिज़ाइन करना। सही। तो प्रोडक्शन को डिज़ाइन करने के लिए ज़ाहिर है इसमें कोई हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी थी कि भाई इसमें जो कॉस्टिंग को एक लिमिट में रखना, एक इसी हिसाब से इसको एक जो इम्पैक्ट है वो उसका जो लूज़ ना कर जाएं, और टेक्निकली हम इसको ऐसा ना कर दें कि ये थोड़ा सा किसी और सॉफ्टवेयर से ही थोड़ा सा हल्का लगे। तो हमने हर चीज़ के अंदर उसको बहुत ही अलग अंदाज से ट्रीट किया। अगर मैं स्टोरीज़ की बात करूँ इसमें, क्योंकि जो मुझे समझ आया है कि 13 मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, आप बीती है लोगों की, आपके लिए सबसे ज़्यादा टचिंग स्टोरी कौन सी थी जिसमें आपने कहा कि यू नो दिस हैज़ रियली बीन एन आहा मोमेंट फॉर मी? अच्छा, देखिए मैं बताऊँ ओवरऑल, अभी बताऊँ आपको, ओवरऑल इसके 52 एपिसोड्स हैं इसके। अच्छा, ठीक है। और इसमें बहुत सारी स्टोरीज लाइन ऐसी हैं जो मैंने ही डेवलप की थी, और उसके बाद फिर फर्दर जो हमारी टीम ऑफ राइटर्स है उसने उसको फर्दर उसको डेवलप किया, और कलीम काज़मी जो हमारे मेन कंटेंट को जिन्होंने हैंडल किया उन्होंने सब उसको चेक किया। मेरी जो सबसे अच्छी जो स्टोरी जो मुझे लगी वो थी, एक तो अभी रिसेंटली हमने शूट किया है, उज़मा के साथ ही हमने किया है, कुन फयाकुन, मतलब जो इनकी कहानी है। हाँ, वो आपको लगा कि बहुत ही पावरफुल कहानी, बहुत पावरफुल है। और मज़े की चीज़ ये है कि वो एक लोकेशन के ऊपर है, और जिस तरह से उसमें ग्रिफ्ट रखी हुई है पूरे सब्जेक्ट में है उसके अंदर, वो बड़ी देखने वाली चीज़ है। अच्छा, आपके लिए मुश्किल हुआ कि एक शख्स जिसकी आप बीती है
and then you need to find actors who can play those characters who are very real. Casting was difficult. कास्टिंग यकीन माने कि बहुत दफ़ा ऐसा लास्ट मोमेंट पे आके एकदम से शॉक लगता है कि ये इसको कहाँ से ले लिया, तो उसी वक्त ही हम उसको इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं कि इसको हटाएं। लेकिन इस केस के अंदर सब चीज़ें इतनी आइडियल हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसमें जो लीड कैरेक्टर रहा है इसके अंदर वो लैला वास्ती। अच्छा, लैला वास्ती के साथ जो एक इंटरेक्शन हुआ उस्मा का उनके घर के अंदर, तो दोनों की स्टोरीज बहुत मिलती जुलती हैं आपस में। तो जिस अंदाज से लैला वास्ती ने उसको डिपिक्ट किया है उस स्टोरी के अंदर, वो ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब मैं और मेरे दिमाग में कुछ और आर्टिस्ट भी थे जो हम बात की, जो कामरान अकबर खान से, जो डायरेक्टर हैं इसके, कि यार इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो उसने कहा कि नहीं सोहेल डायलॉग को लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब हो गया फिर आमिर साहब की तरफ से भी कोई वो नहीं आई, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं इसको। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त। आमिर, हाउ इन्वॉल्व वर यू इन द प्रोडक्शन साइड ऑफ थिंग्स? यानी एक आपका कॉन्सेप्ट, एक बेबी, अपना बच्चा किसी को दे देना और कहो कि अच्छा जी अब इसको लुक आफ्टर करें, मुश्किल था आपके लिए? देखें, ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे उमूमन काम पे क्या जाता है कि मैं बहुत माइक्रो मैनेज करता हूँ चीज़ों को, और मेरी भी एक ये जर्नी है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा उससे दूर करना चाहता हूँ। डेलीगेशन होती है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था वो इतना मेरे दिल से इतना करीब था, और जो द रीज़न वाई हमने ये किया, जो मैंने आपको स्टोरी बताई उस बच्चे की, कि उस दिन से मुझे मैंने अहद कर लिया था कि जब अगर अल्लाह ताला हमें कुछ दे, इस मुकाम तक अगर पहुँचा दे, तो हम उसका इस तरह शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि, और जो मीडिया से ज़्यादा पावरफुल कोई टूल है नहीं, अगर उसको अगर सही मानों में लोगों को पहुंचाया जाए, जिसमें अगर कोई भी वो कोई एपिसोड देख के अगर उसको दिल पे एक बात लगी। अब जैसे हम ये जो एपिसोड्स है हर हफ्ते आज एंटरटेनमेंट पे चलती है, उसके बाद हम उसे अपने सोशल मीडिया पे चलाते हैं। तो जब मैं उसके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ हमारे सोशल मीडिया पे, और जब लोग जो लिखते हैं और जो इंटरेक्शन होती है, और जैसे बहुत से लोग कहते हैं हाँ मेरे साथ भी कुछ इस तरह हुआ, या वो रिलेट कर पाते, और जब आप वो चीज़ पढ़ते ना, तो उससे ज़्यादा आपको खुशी नहीं मिलती, बिकॉज आपको फिर वो एहसास हो जाता है कि जो छोटी सी भी अगर आपने कोई मेहनत की हो, अगर किसी को अगर उससे कुछ फ़ायदा हो जाए, तो उससे जो ग्रेटिफिकेशन बहुत अच्छी मिलती है। ह्यूमन कनेक्शन एज वेल। आई थिंक जब आप स्टोरी टेलिंग पे जाते हैं, वैसे आप और मैं इतने मुख्तलिफ लगते हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत मुख्तलिफ है, आपका पहनावा मुख्तलिफ है, शायद आपकी और मेरी ज़बान बहुत मुख्तलिफ है, बट देयर आर सम कोर ह्यूमन वैल्यूज़। कभी आपने देखा है कि किसी और ज़बान में कोई सॉफ्टवेयर या कहानी चल रही हो और आप उसको भी बैठ के देखने लग जाते हैं, बिकॉज ह्यूमन इमोशंस आर यूनिवर्सल। बट इसीलिए इतना इन्वॉल्व रहना पड़ा, बिकॉज जब होता ये था कि ऑब्वियसली ये हमारी वी आर नॉट इनटू एंटरटेनमेंट, हमने कोई इस तरह की वगैरह बनाई नहीं, और ना ही हमारे पास लिटरली टाइम था। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो हमें आफ्टर वर्क आवर्स करना पड़ा। तो मैं जैसे टीम को बुला लूँ, तो पहले हम मुझे एक वो वन लाइनर्स दिया करते थे, फिर वो वन लाइनर्स के बाद एक स्क्रिप्ट बनती थी, स्क्रिप्ट भी मैंने कहा स्क्रीन प्ले बनता था, फिर उसके ऊपर डायरेक्टर नोट्स ऐड होते थे। तो आई बीन थ्रू ऑल ऑफ दोज द ड्रिल। तो उसमें ये था कि मुझे लिखे तो मैं बोलूँ 12 मिनट्स एंड 32 सेकंड पे ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, इसको चेंज कर दें या क्या कर दें, बट इट वाज लाइक अ नाइटमेयर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी 52 स्क्रिप्ट्स कंप्लीट कर ली हैं। अब सिर्फ यू सेइंग 52 डिफरेंट स्टोरीज, जिसमें आपको लगता है कि ग्रैटिट्यूड के मुख्तलिफ शेड्स हम देखेंगे, तो इसीलिए बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग था। देखें, अगर आप एक इस टाइप की सीरीज बना रही हैं कि एक स्टोरी है वो चल रही है, तो वो आई थिंक बहुत आसान है, लेकिन चैलेंज ये है कि आप हर डिफरेंट स्टोरी में एक डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड दें। फॉर एग्जांपल, एक टैक्सी ड्राइवर की भी एक स्टोरी है, एक आपकी स्वीपर की स्टोरी है, उज़मा की स्टोरी है, एक पुलिस इंस्पेक्टर की स्टोरी है। ऐसे हमने सिचुएशंस दिखाई हैं जो हम ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है आमिर, मैं इस पर मज़ीद बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग इस पूरी जर्नी से गुजरे हैं, ये पूरा एक्सपीरियंस। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी फलाना शख्स बहुत बड़ा सरमायादार है, ये तो इसकी ज़िंदगी में तो ये शुक्र ही करेगा ना, इसके पास तो सब कुछ है। हम बड़ी ज़ाहिरी चीज़ों पे इन चीज़ों को जज करते हैं कि अच्छा जी आपके पास औलाद भी, आपकी शादी, आपकी शक्ल सूरत प्यारी है, आपके पास बहुत सारे पैसे, आप बड़े बंगले में रहते हैं, आपने ही तो शुक्र करना है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है, दे फील द मोस्ट डिस्ट्रॉयड। उस्मा, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? सो बिकॉज ये जो फीलिंग है ना, it is all related to the outside world and it can only give you happiness for this moment.
और अनफॉर्चुनेटली ये हमें सिखाया नहीं गया टू गो इनवर्ड्स। और ये बिकॉज व्हेन यू क्रैक ओपन यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू गो इनवर्ड्स। तो दिस इज़ व्हाट आई डू इज़ आई ट्राई एंड टीच। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप भी हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कभी कभार यानी जैसे कहते हैं ना कि सब्र आजमा मोमेंट कैसे आया, आपने शुक्र के पॉइंट तक आप कैसे पहुँचे, क्या आपने कुछ खोकर शुक्र अदा किया या कुछ पाकर आपने शुक्र अदा किया। मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उज़मा का भी और सुहेल का भी। और ब्रेक से वापस आते, ब्रेक पे जाने से पहले आपको प्रोमो दिखाते हैं सीरीज़ का तेरा शुक्रिया एंड वील बी राइट बैक। That we have, यानी मेरे सामने इस वक्त ये टेबल है जिस पे खाने पीने की तमाम अशिया हैं, छोटी से छोटी चीज़, यानी फॉर इवन फॉर दैट मैटर कि मेरे ये माइक जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये टेलीविज़न स्क्रीन, ये चैनल, एम आई रियली ग्रेटफुल फॉर दैट और नॉट। या चलें, अक्सर तो हम कहते हैं ना कि जिसके पास बहुत कुछ हो आप अस्यूम करते हैं कि वो बहुत शुक्रगुजार होगा, लेकिन हर इंसान के पास जो नेमतें हैं उसका शुमार भी नहीं किया जा सकता। आप सुबह उठते हैं, सूरज आपके बगैर हाथ हिलाए निकल आता है, आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आप अपनी नज़र से, अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये वो तमाम नेमतें हैं जिसको अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल में हमारा वक्त ख़त्म हो जाएगा एंड वी विल नॉट इवन टच क्लोज टू ऑल द थिंग्स दैट यू एंजॉय। इसी थॉट को बेस करते हुए कि आज हमारे माशरे में इतनी डिस्पॉन्डेंसी है, हम जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर बुरा भला कह रहे हैं, अपनी आज़ादी, अपने मुल्क, अपनी हर चीज़ को हम शुक्रगुजार होने के बजाय उस पर तोहमत लगाते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क्स उठाते हैं। आई थिंक दैट वाज द एसेंस ऑफ तेरा शुक्रिया, द सीरीज़ दैट यू आर वाचिंग। और अब हमें हमारे गेस्ट के तौर पे ज्वाइन किया है इसी पैनल में कलीम काज़मी साहब ने, यू द राइटर ऑफ द सीरीज़, और आपके साथ ही तशरीफ़ रखती है सईदा खान, यू द मार्केटिंग हेड एंड ब्रिंगिंग दिस ब्रांड एंड मैसेज टू द सीरीज़। सो बहुत बहुत शुक्रिया कलीम साहब यहाँ मौजूद होने का। सबसे पहले कितना मुश्किल था, लोग कहते हैं कि जी शुक्रगुजारी से जुड़े हुए जितने जुमले हैं वो बड़े रिवायती से जुमले हैं, हम सब्र शुक्र इसका दर्स देते रहते हैं। आपके लिए कितना मुश्किल था किसी की आप बीती को एक प्रीची अंदाज के बजाय बड़ा रिलेटेबल कैरेक्टर बनाना, ये एक चैलेंज था एज अ राइटर? असल में देखें तो कहानियाँ हमारे चारों तरफ शुक्रगुजारी की बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी हैं। सही। हम ही उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, चाहे स्वीपर हो या मासी हो, हम लोग तो काम है तुम्हारा यार ये सब, चलो काम करो निकलो। तो देखने और तलाश करने वाली आँख चाहिए होती है, और अगर आपके अंदर ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप उस चीज़ को पकड़ लेते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर अगर आप कभी ऐसे मराहल से गुजर रहे हो जिसमें आपकी ज़िंदगी में कई बार शुक्र के मौके आए हों, हम तो शुक्र करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको मुश्किल नहीं पड़ती इन कहानियों को ढूंढने में। शुक्रगुजारी हमारे चारों तरफ है, बस हम। अच्छा, एज अ राइटर कभी तकलीफ होती है कलीम के, आप जो सॉफ्टवेयर आजकल चल रहा है उसमें तो अगर हम कहें कि नाशुक्री कुफर है तो कुफर की कलमात ही हमें नज़र आते हैं, कोई अपने रंग को रो रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी को रो रहा है, और ये हम 7 बजे से 11 बजे तक बार बार दिखाते हैं, लोगों को एहसास दिलाते हैं कि देखो जी लाइफ कितनी मुश्किल है। अब मैं आपको, जैसे इन्होंने हज़रत मूसा का किस्सा सुना है, मैं आपको बताता हूँ। हज़रत मूसा जा रहे थे तो सबको पता था नबी अल्लाह हैं ये, तो एक बहुत ही मुतमव्विल अमीर आदमी उनके पास आया, कहते हैं मूसा आप अल्लाह से बात करते हैं तो आप मेरा पैगाम अल्लाह तक पहुंचा देंगे? उनका बोलो, कहना अल्लाह से कहना बस कर दे, मुझे देना, मेरे पास संभालने की जगह नहीं है, उससे क्या रोक दे। तो उनका क्यों? कहता नहीं अब मुझसे संभलता नहीं है, इतना अल्लाह मुझे दे रहा है, ठीक है तेरा पैगाम पहुँचा दूँगा। आगे गए तो एक लंगोट में एक बंदा बिल्कुल लंगोट बांधे हुए और दुबला पतला सा, तो कहने लगा मूसा तू अल्लाह के पास बात करता है तो मेरा पैगाम अल्लाह तक पहुँचा दे, मुझे कुछ बख्श दे, मैं भूखा मारता रहता हूँ, मुझे कुछ दे दे। उनका ठीक है। खैर मूसा ने अल्लाह तक ये पैगाम पहुँचाया, उनको जवाब मिला कि उस शख्स को बोल शुक्र छोड़ दे जो बहुत मुतमव्विल और अमीर है, और इस शख्स को बोल शुक्र शुरू कर दे। वो पैगाम लेके आए तो उनका आगे भी तो शुक्र छोड़ दे इसका, तो अल्लाह तुझे देना छोड़ देगा। कहते ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं अल्लाह का शुक्र नहीं छोड़ सकता। तो कहना फिर तू खुश रहा इसी हाल में जैसा भी है। उसके पास गए कि शुक्र अदा करना शुरू कर। हाँ तू शुक्र अदा करना शुरू कर। किस बात का शुक्र अदा करूँ कि लंगोट में बैठा हूँ, खाना नहीं मिलता, मैं शुक्र कैसे अदा करूँ? तो उसकी हालत वही रही, उसकी हालत वही रही। हाँ। तो शुक्र के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो आप देखिए, दोनों नतीजे आपके सामने आ गए कि वो जितना शुक्र अदा करते रहोगे। हाँ बात सिर्फ इतनी है कि हम शिकवा बहुत करते हैं, हम अपने शिकवे को शुक्र में बदल दें।
तो कोई अल्लाह की तकसीम में राजी हो जाए ना बेसिकली। आपको खुद ब खुद फौरी रिजल्ट मिल जाएगा, अपने शिकवे को आप शुक्र में बदल दें। लेकिन ये तो चैलेंज है आमिर, ये जो बात उन्होंने कही, लोग कहते हैं, ये अक्सर लोग हमें कहते हैं, लेकिन वही हमारा हाल वो लंगोट वाले बंदे जैसा है। वो कहते हैं यार किस चीज़ का शुक्र अदा करो जो मेरी दिल की ख्वाहिश है, या बल्कि आप किसी को समझाएं तो आगे से कहते हैं हाँ बात तो आपकी सही है, लेकिन इस वक्त मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। तो वो तकलीफ़ को आपने जो ये कहानियाँ देखी, इनको बनाया टेलीविज़न के लिए, वो तकलीफ़ इन लोगों ने जो आपके सामने किरदार आए कैसे कम करते हैं अपनी, यानी उसका एक अगर प्रो टिप देना चाहें लोगों को, वो क्या होगा? आई थिंक सबसे बड़ा जो हमारा इशू सोसाइटी का ये है कि हम एक सबकॉन्शियसली जो है ना अपनी जो ज़िंदगी जो जीते हैं वो नाशुक्री की इस हवाले से जीते हैं कि हम गफलत में अपनी ज़िंदगियां जीते हैं। और जब आप गफलत में अपनी ज़िंदगियां जीते हैं, हालांकि आप कहते हैं, मुंह से कहते हैं मैं शुक्र करता हूँ या ओहो ये बात होगी, लेकिन जब आप पे कोई बुरे वक्त आते हैं तो आप मुंह से तो कहते हैं लेकिन दिल से नहीं करते। और उसकी वजह इसलिए है क्योंकि हमारा जो ईगो बोल दें, नफ्स बोल दें, या उस चीज़ को बोलते हैं, वो इतना हमें जकड़ के उसने चीज़ रखी हुई है कि अगर आप ये देख लें कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी लेकर हम जितने भी कहें कि हमें ये काम करना है, वो करना है, हम कोई चीज़ थॉट कर लेंगे, आपका एक व्हाट्सएप आएगा, एक मैसेज आएगा, आपकी सारी फोकस वहाँ पे डिट्रैक्ट हो जाएगी। आपकी अगर आप अपने स्टॉक्स को मैनेज कर रहे हैं, अगर आपकी मार्केट में अगर वो कुछ हो गया तो एकदम से आपको धचका पड़ जाएगा। We've hit the nail on something very very special over here. आप जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, बी कनेक्टेड टू द मोमेंट, वी हैव ऑल बिकम एक्सपर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हमारे पास क्योंकि इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, हम अपना फोकस, यानी अल्लाह ताला बार बार कहता है गौर व फिक्र करो, यानी ज़िंदगी के तमाम जो आपके सामने सबक आ रहे हैं, जो आपके साथ घट रहा है, जो सिचुएशंस आ रही हैं, उसमें यू शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट, बट वी डोंट रिफ्लेक्ट। हम वही आपकी वाली बात हो, ज़रा फेसबुक देख लें, ज़रा इधर उधर झांक लें। और मेरे ख्याल में कल परसों भी हम ये बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया ने जितना आपके अंदर इस चीज़ को उभारा है ना कि आप कंपेयर करने लगें, मेरे पास ये है, अच्छा फलाना शख्स भी मेरी जैसी जॉब पे, लेकिन वो देखो टर्की वेकेशन के लिए जा रहा है, तो आपको अपना घर बैठना बुरा लगने लगता है। या आप टर्की में अगर बैठे तो दूसरे को देखते ओ ये यूरोप टूर पे गया है, तो आपको टर्की बुरा लगने लग जाता है। आप क्या कहेंगी सईदा, व्हेन यू वर डिजाइनिंग दिस शो आपको क्या एहसास हुआ? सबसे पहले मैं बताऊं, हम लोगों ने जो ये जर्नी स्टार्ट की थी, एज यू नो ओलिविया इज़ हाउस होल्ड नेम ब्रांड, और हम 35 साल से इस मुल्क में मौजूद हैं। और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं इस टीम का, इस मैनेजमेंट ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। तो वी आर माशाल्लाह, आपको भी सुन के बहुत खुशी होगी कि हम हलाल सर्टिफाइड हैं, हमारे पास ISO सर्टिफिकेशन है, वी आर GMP सर्टिफाइड्स हैं, PSQCR, मतलब हमारे पास हर क्वालिटी जो आप इंटरनेशनली और नेशनली कहते हैं, हमारे ब्रांड के पास वो सर्टिफिकेशन मौजूद है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, और 35 साल से तमाम लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है, तो आज हम यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं। जब इसका सबसे जो हम लोगों की स्ट्रेटजी रही है फ्रॉम द बिगनिंग, मार्केटिंग की या कंपनी की फ़िलासफ़ी, हम अपने कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ज़्यादातर हमने हेवली जो काम किया है ऑन द BTL, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को लोगों के सामने पेश करें और हमें उनका फीडबैक राइट अवे पता चले कि आप क्या महसूस करती हैं। उसके बाद हमें वो बेहतरी करने में बहुत आसानी होती है। इसी सिलसिले में मुझे आई थिंक हमारे साथ 2 साल हो गए, 2 साल पहले, 1.5 से 2 साल पहले हम लोग वैलेंटाइन डे का जो इक्वेशन आ रहा था, तो हमने सोचा कि हम ऐसे लोगों के साथ वैलेंटाइन मनाते हैं जिनको लोग अपने छोड़ चुके हैं, इग्नोर करते हैं। तो वी वेंट टू दारुल सुकून। आप यकीन कीजिए, जब मैं वहाँ गई तो जितनी बेहुरमती मैंने रिश्तों की वहाँ देखी, मैं अंदर से बिल्कुल हिल गई। मतलब किसी की माँ वहाँ थी, किसी का बाप था, कोई बेटा था, और जिस हालत में वो लोग थे। और जब हमने उन्हें छोटा सा सेलिब्रेशन किया वैलेंटाइन का, एक केक हमने उनके साथ काटा, हमने उनको फ्लावर्स दिए, उनके आँखों के जो आंसू थे और वो जो स्टोरीज़ थी वो दिल को हमारे छू गई।
और जब हम लोग मैंने आमिर साहब से डिस्कस किया तो फिर हमने स्टार्ट किया कि नहीं, हमें इस एलिमेंट पे भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, बिकॉज हमारा स्लोगन एज यू सेड अर्लियर इज़ ओलिविया शुक्रिया। तो वी वांटेड टू थैंक्स टू दैट पीपल, हमारे कंज्यूमर्स। और देखिए इंसानी रिश्तों के एहसासात जो हैं वो आजकल की दुनिया में हम लोग गुम कर चुके हैं। एक दूसरे से बताएं कि जो आपने अभी खुद भी बात की कि एक ब्रांड की स्टोरी होती है, मैसेज होता है, अंडरस्टैंड दैट। आमतौर पे ब्रांड्स इंगेजमेंट चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कंज्यूमर से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस। When I look at your stories, Amir, this is more about the masses. I mean, is there a larger purpose कि आपको लगने लगा है कि हमारे माशरे में वाकई negativity या despondency या for example this element of ungratefulness बढ़ गया? That is why, is it a larger purpose या it is just to connect with our customers? देखिए, अगर आप एक corporate social responsibility के हवाले से बात करती हैं तो there are many tricks कि आप कुछ भी कर सकती हैं। इसका बुनियादी मकसद ये था कि हमारी फ़िलासफ़ी फ्रॉम डे वन शुक्र के साथ थी, और जब आप शुक्र को अपने रोज़ी के साथ अगर जोड़ देते हैं तो फिर आप भूल जाते हैं कि आपका कंज्यूमर कौन है, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, आप उसको बॉटम लाइन पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। हाँ, अच्छा, आप ये नहीं देखती, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने अगर आपको इस मुकाम तक एक पहुंचा दिया जहां आप एक वसाइल बन सकते हो, तो फिर चाहे वो एक ज़ईफ़ औरत हो, एक छोटी बच्ची हो, एक टैक्सी ड्राइवर हो, कोई भी हो, मैं भी हूँ या जो भी हो, फिर फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज फिर आप फॉर द ग्रेटर गुड करना चाह रहे हैं। बट हाउ डू यू इनकलकेट? देखिए, हम हर दफ़ा बात करते हैं कि पाकिस्तान में एक यूथ बल्ज है, छोटे बच्चे बहुत हैं। आपको क्या लगता है कि हम वेयर आर वी फीलिंग एज सोसाइटी टू इनकलकेट ग्रेटफुलनेस? यानी अगर हम अक्सर देखते हैं यूरोपियन छोटी छोटी क्लिप्स वायरल हुई हुई होती हैं, छोटा सा बच्चा है, अगर खुदा न खासा उसको कोई तकलीफ़ भी है तो बड़ा हाई स्पिरिट्स में गा रहा है, खुश है, अपनी लाइफ को जी रहा है। हम ऐसे क्यों नहीं हैं आपके ख्याल में? देखिए, उसके मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा कि अगर मुझे सुबह 5 बजे उठना है और क्योंकि मेरे बच्चे का कोई इंटरव्यू है कोई स्कूल में और बहुत अच्छा कोई एडमिशन मिल जाएगा, तो आई विल मेक श्योर कि मेरे कपड़े रात को प्रेस हुए हो, मेरी टाई हो, हर चीज़ सब ठीक है। मैं उसको कोई बल्कि ट्यूशन से भेजूंगा, हाँ, पैसे खर्च करूंगा टू प्रिपेयर और बताऊंगा, पूरी इसके ऊपर डिस्कशन होगी घर में कि क्या हम करेंगे, क्या करेंगे। 1 महीने से वो ड्रामा चल रहा होगा। सही। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं, मुझे तो 5:30 बजे इसलिए उठना है क्योंकि मुझे इबादत करनी है या फजर की नमाज़ पढ़नी है, तो मैं अपने आप से 10 दफ़ा शायद सवाल पूछूं, क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, अरे मैं थका हूँ, मैं तो लेट आ गया था। हम कितनी आसानी से कज़ा पढ़ लूँगा, जैसे हम अक्सर करते हैं। बट वो उसका मकसद से बताने का ये था कि जो चीज़ हमें जो लगती हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो दुनियावी हैं, उस पर हम इतना अपने आप को फोकस कर देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ जिसको आपको पॉलिश करना है या तस्किया करना है, वो आपकी सोल है, आपकी रूह है, आपकी इनवर्ड जर्नी है। हमें होता है ओह अभी हम थक गए, हमें एक वेकेशन करनी है, ओह हमने ये गाड़ी मेरी ख़राब हो गई, मुझे नहीं चाहिए, ये घर मेरे लिए छोटा हो गया, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, ये सैलरी में मैं खुश नहीं हूँ, मैं कोई और जगह ढूंढूंगा। हम हमेशा ढूंढते हैं वो चीज़ जो दुनियावी एस्पेक्ट से बड़ी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, आप अपने शुक्र को और अपनी खुशी को डिले कर रहे हैं। आप जैसे छोटे से बच्चे को कहते हैं ना, बस ये 2 साल बेटा मुश्किल के, मैट्रिक कर लो फिर सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, फिर उसके बाद कहते हैं इंटर कर लो सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, फिर उसको कहते हैं तुम्हारा जॉब जब लग जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। यानी वी आर कॉन्स्टेंटली डिलेइंग आवर हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इट राइट हेयर राइट नाउ। ये जो रेस की हम सूरत हाल में हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। और यकीनन यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स से बात करने के लिए आपकी कॉल्स भी लेंगे, नंबर्स आपके सामने हैं। प्लीज बताइए आपकी जिंदगी में क्या आप कि शुक्र है या सिर्फ सब्र है। और एक इस पर मुझे जोक भी याद आ रहा है, ब्रेक पे जाने से पहले जरूर सुनाती जाऊं। किसी ने एक हस्बैंड एंड वाइफ से पूछा, उनकी शादी को 10 साल गुजर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी इतनी अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजर रही है, इसका क्या वजह है? तो हस्बैंड थोड़े चीकी थे, उन्होंने कहा ये मुझे देख के शुक्र कर लेती है, मैं इसको देख के सब्र कर लेता हूँ, इसलिए सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजर रही है। आपकी ज़िंदगी में कौन सा एलिमेंट है, ये ज़रूर बताइए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।
तेरा शुक्रिया सीरीज की, और अभी जो BTS हमने देखा है उसमें तो कहानी घर घर की, बहुत शौहर थका मंदा आता है या कोई गुफ्तगू हो रही है और जली कटी उसको सुनाने को मिलती है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये अब हमारे हर घर की कहानी हो चुकी है, और उसके लिए हम ऐसी मिसालें देते हैं कि जी बर्तन हैं, साथ रहते हैं, वो तो खड़खड़ाते हैं। अब मसला ये है कि ये जो आप बार बार सुनते रहते हैं, जिस तरह के अल्फाज आप अदा करते हैं, वो भी तो आपका स्टेट ऑफ माइंड डिपेक्ट कर रहा होता है। अगर आप बार बार नाशुक्री के, या आपका फोकस इन्हीं चीज़ पे है जिस चीज़ की कमी है आपके इर्द गिर्द, आपके घर में फ्रिज नहीं है, आप बार बार उसी पे बात करते रहें, आपके घर पानी सही नहीं आ रहा, आप उस पर बार बार बात करते रहें। हाउ डू वी टेक आवर फोकस अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी एंड इनटू ग्रेटफुलनेस? दैट इज़ द चैलेंज, और इस पे हेल्प कर रही है जी तेरा शुक्रिया सीरीज। मजीद इस पे बात करते हैं। कलीम साहब, हाउ डू यू टेक द फोकस अवे? ये आपने इसके डायलॉग्स लिखे होंगे, तो आसान होता है लड़ाई के डायलॉग्स लिखना बनिस्बत अच्छी बातें के? हम जिस It comes to us so naturally. सब जगह से मिल जाता है, आपको से मिल जाता है। 22 साल तो मेरी शादी को हो गए, तो मुझे ढूंढने को मुश्किल है। आपको बहुत कंटेंट तो घर से ही मिल जाता है। अच्छा, मेरे जितने भी ड्रामे हैं ना, मैं इन लोगों से बता रहा था कि हर ड्रामे में तकरीबन इसमें खुर्शीद फिजा साहब ने 1-2 स्टोरी लिखी हैं, तनवीर आफरीदी ने लिखी हैं, और शारिक नकवी ने, बाकी 40 के करीब मेरी लिखी हुई हैं। तो हर ड्रामे में मैंने लाइफ से कुछ लिए के दिखा, मैं बता तो पॉइंट कर सकता हूँ कि ये मैंने फलां जगह से लिया है, ये घर से लिया है, ये अपनी बेटी से लिया है, मैंने पड़ोस से लिया है, मैंने अपने ऑफिस से लिया है। तो आपको चारों तरफ मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता आपको। नहीं, कहने का मतलब ये नेगेटिविटी तलाश करना तो बहुत आसान है, उस पर हमारा मैग्नेट बड़ा अच्छा काम करता है। इसके लिए आप अगर ये एपिसोड देखने शुरू करेंगे ना, आपको पता चलेगा नेगेटिविटी पॉजिटिविटी कहाँ तलाश की जाती है। हमारा मकसद यही है इस ड्रामे का। और एक एपिसोड भी देख लेंगे ना, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे लिए कि 50 मिनट की एक सीरियल की कहानी को इन्होंने कहा जी 22 मिनट में लिखना है। अब किस तरह से दरिया को कूजे में बंद करना, और सबसे बड़ी दिल पे छुरियां जब चलती, जब फलाना सीन कहाँ गया इसमें। अरे बड़ा अच्छा सीन था, वही तो इम्पैक्ट वाला डायलॉग था, उसको काट दो। नहीं वो काट दिया काट दिया क्योंकि उन्होंने कहा जी 22 मिनट या 25 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा। तो एक 50 मिनट की कहानी को या पूरी सीरियल कहानी को आप एक भी एपिसोड देख लेंगे, हम आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं और आपको फिर ये सलाह दे सकते हैं कि आप शुक्र अदा करें कि देखिए सीरीज तो चल रही है। अच्छा जी, डायरेक्टर साहब कामरान साहब, जिनको आप देख रहे थे अभी डांटते डपटते BTS में, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक कामरान, तेरा शुक्रिया के हवाले से बात कर रहे हैं। सारी टीम आपका शुक्रिया अदा करिए, बड़ा टाइट स्केड्यूल आप लेके चले, सिवाय कलीम साहब के जो कह रहे हैं कि जी बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग, बड़े अच्छे अच्छे सीन भी कभी कभार कैंची की नजर हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे इस सीरीज के हवाले से? असल में राइटर तो कभी खुश हो नहीं सकते डायरेक्टर से तो उनको ये लगता है कि हमेशा डायरेक्टर ना कैंची चला देते हैं जी। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि आपको पता है कि समंदर में हमें वो लिमिटेड जगह पे हमें करना होता है कि हमें पूरा एपिसोड भी कंप्लीट करना होता है, वरना तो इन्होंने माशाल्लाह से 29 मिनट्स की भी एपिसोड देखे हैं। अच्छा, आपने कितनी दफा अपनी टीम को यानी गुस्से में, तंज से तेरा शुक्रिया कहा करते करते डायरेक्ट? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आमिर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने इतनी अच्छी थॉट जो सोच लेके चले, और उसमें मैं भी पार्ट किया, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आमिर साहब का, जिन्होंने मुझे भी इसका हिस्सा बनाया। और इसकी जो कहानियां थी, सबसे पहले मुझे तो इस पे बड़ी हैरत हुई थी जब आमिर साहब और ये पूरी टीम ने, सोहेल साहब ने जब मुझसे पहली दफा डिस्कस की थी, क्योंकि ओलिविया का नाम आते ही तो सबके दिमाग में, हम सबके दिमाग में आ गया था कि ये तो ब्रांड है, तो हमें तो बहुत बड़े लेवल पे उसको उस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बैठे, साथ मीटिंग की, कलीम भाई वगैरह हम सारे लोग बैठे, तब मुझे पहली दफा पता चला कि एक अलग ही एक सोच थी है। फिर उस सोच को लेके चलना ना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम था कि जितना ब्रांड ना हार्ड सेल नहीं था। आमतौर पे हम कहते हैं ना कि कोई ब्रांडेड कंटेंट हो तो उसके अंदर ब्रांड को नुमाया करो, ये लोशन की बोतल यहाँ रख दो। आपको इस तरह के चैलेंजेस से नहीं गुजरना पड़ा, एक मैसेज था, एक हार्डकोर मैसेज है जिससे आप सब रिलेट कर सकते हैं। कामरान, कुछ और टीम को कहना चाहेंगे? हम सुन रहे हैं यहाँ पे 52 डिफरेंट कहानियां हैं, आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी अभी बिल्कुल सोहेल साहब का मैं भी सुन ही रहा था, सोहेल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कुन फयाकुन इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो कहानी थी, क्योंकि एक तो ये जिन पे ये गुजरी कहानी थी वो ट्रू स्टोरी थी, और फिर एक ही जगह पे कहानी थी ये, तो वो उसको पिक्चराइज करना, उसके जुमले वगैरह वो बहुत, मतलब मेरे बहुत दिल से थी है। और हमने उस दिन ना बड़े दिल से किया, और मैं कहता कराची में पहली दफा उस दिन बारिश भी हुई थी, तो हम सब हैरान थे कि ये फर्स्ट टाइम सुबह से हम शूटिंग हमने स्टार्ट की थी और बारिश भी हो गई थी, तो बड़ा
एक शुक्र था, अल्लाह की तरफ से भी एक शुक्र वाला हमारा हो गया, साइन के तौर पे अगर उसको लिया जाए, क्योंकि जब हम बारिश की बात करते हैं तो हमारा हमेशा ये जहन में आता है कि ये अब्र रहमत है जो बरस रहा है। थैंक यू सो मच कामरान फॉर बीइंग हियर, और यकीनन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फ्रेश ब्रेक फ्रॉम ऑल द कंटेंट दैट वी सी, जिसमें ज़्यादातर हम 20-25 एपिसोड की अगर कहानी होती है तो 12 एपिसोड में हम देखते हैं कि जी बड़ा बुरा भला स्कीम ये वो, हम ज़रा प्लानिंग करते हैं दूसरे को तबाह बर्बाद करने की, लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी फ्रेश break. Coming back to you, Amir, you're wearing a green tie, and what I know of you, you're a patriot too. ये जितना हम बात करते हैं मुल्क के हवाले से भी, आजकल जो cyclical ups and downs आते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि बिजनेसमैन ख़ास तौर पे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कंप्लेन ही कर रहे हैं कि जी पॉलिसी मेकर्स सही काम नहीं कर रहे, देखिए मुल्क की इकॉनमी कहाँ जा रही है, हुकूमत को तो कोई ख्याल ही नहीं है। When you keep hearing things of that nature, यानी we're not grateful to be in Pakistan, इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, लेकिन हम उसको हमेशा एक अपने शिकवे शिकायतों की नज़र कर देते हैं। आपका क्या, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया, बिकॉज मैं समझता हूँ कि अगर आपको अपने काम पे अगर सही फोकस करना है तो आप डिस्ट्रैक्शन से आपको हटना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि मैं एज एन इंडिविजुअल कोई चेंज एज सच पोलिटिकली तो ला नहीं सकता, और अगर मैं सारा दिन बैठ के बोलूं कि यार उसने ये पॉलिसी सही नहीं की, या ये चोर है, या ये ख़राब चीज़ हो गई है, वो हो गई, तो मेरा जो अटेंशन है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो जो हम बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी थिंकिंग ये है कि जो भी कुछ हो रहा हो, आप एट अ पर्सनल लेवल एंड एट अ कंपनी लेवल वो सब कुछ कर सको जो आपके इख्तियार में है। यानी कि कहा जाता है ना कि you cannot change anything, the only thing you can change is yourself. And I think I love the fact कि आपने इख्तियार की यहाँ पे बात की, इस पे हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सईदा फॉर बीइंग हियर विद अस। कलीम साहब, आई वांट यू टू स्टे, और हम चाहते हैं कि हम उज़मा को वापस लेके आएँ, और ये जो कुन फयाकुन की बात हो रही है तो उनसे भी बात करेंगे, बल्कि अगर हम उज़मा के साथ प्रोजेक्ट हेड भी हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के मौजूद हैं, कलीम साहब एंड सईदा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। उनसे ज़रा गुफ्तगू दोबारा कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। ह्यूमन कनेक्शंस, जिस तरह के आप देख सकते हैं, ये वो इमोशंस हैं, वो कहानियां हैं, वो किरदार हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन शायद हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और ये वो जज्बात हैं, वो एक्सपीरियंसेस हैं जिससे आप और मैं गुजरते हैं, लेकिन शायद लाशऊरी तौर पर उसको किसी दिमाग के खाने में हमने कैद कर दिया है, उसका इम्पैक्ट हम नहीं लेते। हाउ डू वी ब्रिंग ग्रैटिट्यूड इन आवर लाइफ इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, हर संडे 7:30 बजे शाम में आप देख सकते हैं इसको आज एंटरटेनमेंट पे। आज जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही है, जितने टीम मेंबर्स से मैंने पूछा है, सबको कुन फयाकुन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्टोरी लगती है। ये आप बीती है उज़मा की। उज़मा एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, और अब आपके साथ हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ अहमद साहब ने, द प्रोजेक्ट हेड। सारे ये स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना। पहले आप बताएं, आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल था इम्तियाज़? एक ब्रांड थॉट, कुछ नया करना, कुछ ज़रा बाउंड्रीज़ को पुश करना, हमेशा क्लाइंट को कन्विंस करना मुश्किल होता है। इसमें आपको क्या लगा कि मौजूदाती तौर पे आप सब लोग एक नुक्ते पे आ गए, या उसमें थोड़ा वक्त लगा? इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि जब आप ब्रांड के पास जाते हैं तो कोई ना कोई नया आइडिया आपको प्रेजेंट करना होता है, या क्लाइंट के पास कोई आइडिया होता है, उसको आप बड़े कैनवस पे लेके जा रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको चीज़ ये होती है कि आप जो कन्वेंशनल जो ब्रांडिंग आप कर रहे होते हैं, ये मीडिया प्लेसमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, उससे हट के क्या करें, जिसे आप कहते हैं कि एक ब्रांड के लिए एक यूएसपी क्या बन रही होती है और कैसे वो आइडेंटिफाई हो दूसरे ब्रांड से। तो जब आमिर साहब से जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो ये तमाम चीज़ें जो है पहले हम लोगों ने इंटरनली ऑफिस के अंदर अपने एजेंसी के अंदर डिस्कस की कि क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, हम इसको इस तरीके से लेकर जाना चाह रहे हैं। स्लोगन इसका जो शुक्रिया का है उसको बड़े पैमाने में कैसे लेके जा सकते हैं। एक क्रिएटिविटी चैलेंज था टू लुक फॉर सो मेनी शेड्स इन ग्रैटिट्यूड, क्योंकि एक छोटा सा लफ्ज है बिल्कुल, यानी 3 उसके वो हैं अल्फाबेट्स, शुक्र, लेकिन टू रियली डिफाइन इट एंड टू ब्रिंग इट क्लोजर टू पीपल्स हार्ट वाज डेफिनेटली अ चैलेंज। अच्छा, सब लोगों ने, जितने लोगों से टीम की में बात हुई है, उज़मा आपकी कहानी, आपकी आप बीती को, यू नो, इट हैज़ बिन द मोस्ट इम्पैक्टफुल और वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल स्टोरीज जब आप बहुत जल्द देखेंगे आज एंटरटेनमेंट पे। आमिर, आपका क्या रिएक्शन था व्हेन यू फाउंड आउट अबाउट उज़मा स्टोरी एंड दैट एंगल, यू नो, कोपिंग विद ग्रीफ टू बी लिंक्ड विद शुक्रगुजारी? आपने उसको कैसे महसूस किया?
देखिए एक थोड़ा सा एक वो कनेक्शन हो गई थी ग्रीफ के हवाले से, जैसे मैंने मेंशन किया दैट मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया जब मैं बहुत छोटा था। तो जब मैंने ऑब्वियसली जो उस्मा का इम्पैक्ट था ग्रीफ का लॉस का वाज एट अ वेरी डिफरेंट स्केल, बिकॉज आई थिंक टू लूज़ योर चाइल्ड, अल्लाह ताला जो आजमाता है, जो सबसे बड़ी आजमाइश मैं समझता हूँ इज़ लॉस ऑफ अ चाइल्ड, और वो भी जब बच्चा भरी जवानी में अगर वो छोड़ जाए माँ बाप को। तो और ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी, क्योंकि उस्मा ने हमें ख़ुद कांटेक्ट किया जब हमने वो कुछ 4 एपिसोड्स बनाई थी वेब सीरीज़ के तौर पे 4-5 मिनट की। तो वो उससे इतनी इंस्पायर हुई कि उन्होंने हमें खुद कांटेक्ट किया और उन्होंने ख़ुद कहा कि शी वुड लाइक टू शेयर हर स्टोरी। तो जब उन्होंने, मैं कहता हूँ बहुत हिम्मत है इनमें के और बहुत करेज है, क्योंकि आई थिंक इनका नज़रिया ये है कि ये लोगों को इसलिए बताना चाहती है ताकि जो लोग इससे जो गुज़र रहे हैं वो किस तरह वो चैलेंज को फेस कर सकें, और उसका वो बुनियादी मकसद था। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी इंस्पायरिंग एंड वन ऑफ द रीजंस कि हमने कहा नहीं अब तो हमें डेफिनेटली इसे एज अ सीरीज़ लॉन्च करनी, बिकॉज बहुत से लोगों की हेल्प हो सकती है इसे देखकर। यानी ये हम कहते हैं ना ह्यूमन इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये सिर्फ एक लफ्ज़ या एक फ़िक्रे में आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। गुस्सा है, गम है, ये आपस में इसके बड़े शेड्स होते हैं। जब इंसान गुजरता है किसी दिन बड़ा मजबूत फ़ील करता है, किसी दिन बहुत बिखरा हुआ फ़ील करता है। उसमें जो मैं आपकी स्टोरी समझ पाई हूँ वो ये कि एक तो अपने बच्चे को खो देना भरी जवानी में, जैसे आमिर हवाला दे रहे थे, एंड देन वेरी सडनली आपके बेटे का यानी किडनी फेलियर की वजह से उनकी डेथ हुई, एंड विद इन द स्पैन ऑफ 3 वीक्स, यानी मर्ज़ की तशख़ीस और उनकी यानी चले जाने में सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त। हाउ वाज दैट पीरियड? यानी जब आप, एक तो होता है ना कि यू ट्राइंग टू डू योर बेस्ट, बेहतरीन इलाज मुआवजा करा लिया जाए, एक्सपर्ट्स के बात ले चलो, वसाइल किसी तरह इकट्ठे करो, हाउ आर यू गोइंग थ्रू? अब आप पलट कर देखती हैं तो क्या जहन में रील चलती है? So the thing is that you're never ready. You can never be ready to lose a child. You never think you're going to. And I had no idea because they told me that he can survive for the next 30 years. Young hai to wo. No, and the doctors had said that there's nothing out of the ordinary within this disease. He can survive 30-40 years like that. Aajkal to kidney failure is manageable, especially if you don't have other issues with it. Yeah. So my life actually cracked open. And when it cracked open, there's no human being that could help me. और जब कोई इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता तो फिर आप you don't have a choice but to say कि what am I supposed to do? और मेरी यही दुआ होती थी कि इस I never questioned it because I understand at some level that आना और जाना is a way of life और अल्लाह के हाथ में होता है. So I was accepting of it and yet it's not easy. लेकिन शिकवा की स्टेज से आप गुजरी खुद, या क्या था जब गम बहुत ताज़ा था? तो उस वक्त आपके इमोशंस क्या थे? Pain, I didn't know how to live my life. मैं आज का दिन कैसे गुजारूं? और आप रोज सुबह उठते हैं और आप रोज सुबह मरते हैं और आपके इर्द गिर्द जिंदगी चल रही होती है, मगर आप स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं और आप जिंदगी ऐसे स्टैंड स्टिल पे गुजार सकते हैं। एंड मैंने देखे हैं लोग जो आज भी वही हैं जहाँ मैं रुक गए थे, जहाँ पे रुक गए हैं। हाँ। और वो उनके पास टूल्स ही नहीं है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें और आगे कैसे चलें। सो ये मेरा आपकी कहानी को दिखाने का एक मकसद, जैसे आपने आमिर ने बताया कि आपने खुद कांटेक्ट किया टू हेल्प पीपल कि वो जिस नुक्ते पे रुक जाते हैं उससे आगे कैसे बढ़ा जाए। क्या टूल्स हैं वो, अगर आप कुछ सरसरी तौर पे हमारे प्रोग्राम में बताना चाहें? मेरी तो स्टोरी ये है कि मैं अपने बेटे को ढूंढने निकली थी और मुझे अपना आप मिल गया और मेरा बेटा मेरा बिगेस्ट टीचर है। मैं ज़िंदगी भर ये सोचती रही कि मैं उसकी टीचर हूँ, मगर एक्चुअली वो ही मेरा टीचर है और वो ही मुझे रोज़ इंस्पायर करता है दैट आई मूव ऑन एंड आई हेल्प पीपल एंड आई टीच पीपल। ये इट इज़ अनफोल्डेड लाइक दैट। कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है, यानी वो चीज़ें जिसके लिए सबसे ज़्यादा आप शिकवा करते हैं, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, आपका दिल टूटता है, आप खुद बिखरते हैं, वो वाकई आपकी सबसे बड़ी लर्निंग होती है। यानी अल्लाह आपको उस तल्ख एक्सपीरियंस से गुजार कर कुछ सिखाना चाहता है। अगर हम सिर्फ ये भी बात मान लें तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी ईजी। इम्तियाज़ साहब, आप क्या कहेंगे कि इस एक्सपीरियंस से, इस पूरी जर्नी से, यानी मैं ये समझ पाई हूँ कि जितने लोग इस प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व हैं
वो इसको सिर्फ एक और कैंपेन की तरह नहीं देख रहे, वो इसमें वाकई बिलीव करते हैं और इसमें आप लोगों का पैशन, आपकी कमिटमेंट शामिल है। आपने इस जर्नी से क्या सीखा? इसके पीछे मेरी एक अपनी पर्सनल स्टोरी भी है, शुक्रिया के एलिमेंट के वाले से भी। वो ये कि ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं ज़रूर शेयर कर लूँ, क्योंकि शुक्रिया का एलिमेंट है। मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब रक्षा मैकेनिक, और मैंने अपने वालिद साहब के साथ रक्षा मैकेनिक का काम किया। तो जिस कंपनी में मैं हूँ नुमान नबी अहमद साहब के साथ, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी कनाडा में काम करने की, ऑस्ट्रेलिया में काम करने की, और मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स दिए गए। तो मैंने अपनी एजुकेशन अपनी स्टार्ट रखी, और स्टार्ट के साथ साथ मैंने अपने MBA भी कंप्लीट किया। MBA कंप्लीट करने के बाद मुख्तलिफ कोर्सेज़ वगैरह किए। तो यहाँ कंपनी में नुमान नबी अहमद साहब ने और जो मेरे दूसरे कोलीग्स ने मुझे आगे बढ़ने का चांस दिया, जो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर नहीं हो रही होती हैं। सही। तो एक तो ये एलिमेंट था मेरे अंदर के ये एक शुक्र गुजारी का है। जो हम बात करते हैं कि ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, यूनिवर्सल कनेक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं हम में से हर एक की ज़िंदगी के साथ एक कॉर्ड स्ट्राइक करते हैं। आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिए, 52 डिफरेंट शेड्स, जिसके अंदर बात की जा रही है शुक्रगुजारी की, ग्रैटिट्यूड की। हर इतवार शाम 7:30 बजे आज एंटरटेनमेंट पे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सब गेस्ट का, बिकॉज यू ब्रॉट इन सो मेनी शेड्स। यानी आज का प्रोग्राम वाज क्वाइट अ रोलर कोस्टर, पैक्ड विद सो मच इमोशन एंड एनर्जी, जिसमें लोगों ने अपने लॉसेस की बात भी की, अपनी आप बीती भी सुनाई, और फिर ये भी बताया कि जब उस बिखरे हुए स्टेज में होते हैं तो दोबारा इकट्ठे कैसे होना है, और उसको फिर एक और क्रिएटिविटी चैलेंज के तौर पे करके लोगों के सामने भी रखा। तो कलीम साहब, उज़मा एंड ऑफ कोर्स आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। अब आपसे यही गुजारिश है कि प्रोग्राम देखिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए। रोज़ मैं आपके साथ होती हूँ, मुझे कॉल करके बताइए कि कौन सी स्टोरी आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू कर गई और आपकी ज़िंदगी को बदल दिया। यकीनन आपकी ज़िंदगी में इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। जो कुछ महरूमियाँ हैं या आपके ख्याल में आपकी जो दुआ है या डिज़ायर है जो पूरी नहीं हो रही, उस पर से ज़रा सा फोकस हटा के देखिए। आप भी बहुत प्यारे हैं, आप बहुत वैल्यूबल हैं अपने लोगों के लिए, और साथ ही आपका शुक्र आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप पहुँच सकेंगे। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धा को इजाज़त दीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।